गुड मॉर्निंग मान्या, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चे आपके लिए थैंक यू। क्लैपिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी फेस टू फेस सामने बच्चे बैठे हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं आज। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है, पहले बताओ। यस सर। आवाज आ रही है, ठीक है। एक बार आप भी बोलना, मतलब गुड आपकी मॉर्निंग आवाज भी एक बार सर। चेक करनी आ रही है नहीं आ रही। यस सर बोल दो, यस सर। अरे नालायको ये। यस सर। हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहले तो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि थैंक यू आपने सर। इतनी बड़ी अचीवमेंट ली। ऑल ओवर इंडिया रैंक 3 आपका आया, मतलब मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, आपने मुझे बताया था। और मैं तो हमेशा बच्चों को भी ये बात कहता हूँ कि आप मेरे लिए भी इंस्पिरेशन हो, मतलब बच्चों के लिए तो हो और मेरे लिए मीन्स भी अ हो, कि लॉट इतनी सर। टफ सिचुएशन के अंदर भी मतलब पास होना एक बहुत बड़ी बात है। और आपने मुझे फोन पे बताया भी था कि आपके हालात ये थे कि मैं सीएस छोड़ दूं, यस बट सर। फिर भी आपने एग्जाम दिए, ऑल ऑल इंडिया रैंक 3 आया। इसके लिए दोबारा से एक बार मैं आपके और बच्चे एक बार आपके लिए क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू बढ़िया। सर। चलो, कुछ क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए हैं, लाइव भी आप यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है और फेस टू फेस भी काफी बच्चे बैठे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों के हैं, मैं आपसे पूछूंगा, आपने आंसर देने हैं ऑनेस्टी से। ओके सर। ठीक है। अरे सुनना ध्यान से, मैं ना क्लास में ना बच्चों को बहुत बार कहता हूँ कि रैंक आने के बाद ना, मतलब रैंक होल्डर ये बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं था मेरा रैंक आएगा नहीं आएगा, मेरे को तो पास भी होने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो मतलब गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। बिल्कुल सर। पक्का? जो कहूंगी सच कहूंगी। चलो, तो मेरे को ये बताओ, पहले तो ये बताओ, जिस दिन आपका रैंक आया वो पूरा दिन किस तरह से आपका निकला, क्या था उस दिन, मतलब आपका जब रिजल्ट आया उससे पहले और उसके बाद की लाइफ क्या थी? सर रिजल्ट वाले दिन तक फील नहीं हो रहा था कि रिजल्ट है, बहुत जल्दी निकल गए थे क्योंकि 2 महीने एग्जाम्स के बाद। तो जब सुबह 9 बजे उठी तब थोड़ा फील होना शुरू हुआ कि आज रिजल्ट है। एंड मेरा रिजल्ट खुल गया था 10:45 पे ही, वैसे अच्छा। 11 बजे आता है, मेरा 10:45 पे ही खुल गया था। तो जब 10:45 पे खुला तो वो तीन मैंने मार्क्स अभी तक नहीं देखे अगेन। मैंने वो तीन पास 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 देखे एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा। तो मेरे घर वालों को लगा, और जो मैंने जैसे सबको इन्फॉर्म किया, आपको भी फोन किया, तो सबको लगा मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि अभी तक रैंक की लिस्ट नहीं निकली है। अच्छा। मैंने कहा नहीं, वो तीन पास ही मेरे लिए सब कुछ है। वो रैंक है, सब कुछ है मेरे लिए, वो तीन पास देखना। तो वो एक अलग खुशी थी। फिर उसके बाद रैंक की लिस्ट आई तो और ज्यादा खुशी की, रैंक 3 बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए इस बार। उसके बाद मैं मुझे जो मेरे टीचर्स हुआ करते थे उन लोग ने सम्मानित करने बहुत बुलाया। फिर बढ़िया। उसके बाद आईसीएसए चैप्टर ऑफिस में बुलाया गया मुझे। अच्छा, कॉल भी आया था वहां से इंटरव्यू आपको? हाँ। अच्छा, कॉल इस बार पहले कॉल आया था या रिजल्ट के बाद आया था? सर ऐसा खुद ही देख लिया, तो उन्हें ही नहीं पता था कि रिजल्ट आ चुका है। मैंने उनको बताया कि रिजल्ट आ चुका है, कहते अभी तो आए ही नहीं है। मैंने कहा मेरा कोई नहीं आया है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताओ, मैंने आपने मुझे फोन पे बताया था कि आपकी, जब मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव में आपका ऑल इंडिया रैंक 1 था, यस सर। तो उस टाइम जब आपकी और मेरी बात हुई थी, आपने कहा था सर मेरा शुगर लेवल जो था ना बहुत ज्यादा था। तो इस बार आपने कहा था कि सर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई। तो हाँ मैं सर। चाहता हूं कि आप एक बार बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसमें हम हिम्मत हार जाते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या इश्यूज थे इस बार? सर जैसे कि मतलब अगर मैं पूरी जर्नी बताऊं प्रोफेशनल की, सबसे हार्डेस्ट रही है मेरे लिए, मतलब लाइफ की हार्डेस्ट जर्नी रही है। रीजन बीइंग, एग्जीक्यूटिव बोला जाता डिफिकल्ट है बट प्रोफेशनल ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते अपन लोग होप खो देते हैं, मोटिवेशन खो देते हैं, पेशेंस नहीं रहता। लग हमारे साथ वालों की जॉब लग रही है जो हमारे साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, एंड हमसे पूछ रहे लोग तुम्हारी कब लगेगी, तुम तो अभी तक पढ़ ही रहे हो। तो वो एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि कोई भी एग्जाम्स हो, मैं 6-7 महीने पहले पढ़ना शुरू करती हूँ। एग्जीक्यूटिव में मैंने 6 महीने पहले पढ़ना शुरू किया था, इसमें 7 महीने मतलब जुलाई से मैंने शुरू कर दिया था। मेरा दिसंबर अटेम्प्ट था, December 22। तो जुलाई से मैं लग गई थी पढ़ाई में। जुलाई मैंने पढ़ा, बट अगस्त में आके मेरी कंडीशन जो थी, मेरी हेल्थ कंडीशन थी, वो डिटेरिएट होना शुरू हो गई। डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। उसमें अगर आप हाथ भी हिलाते हो यहाँ से वहां या कोई भी मूवमेंट करते हो बॉडी का, उसमें आपका बीपी शूट डाउन हो जाता है एंड चक्कर आ जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। तो इट्स लाइक अ बॉडी जो पड़ी हुई है एक जगह, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता उसमें। तो मैंने पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट किया क्योंकि एक ऐसी कंडीशन थी, समझ नहीं आ रहा था क्या है।
रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट बीपी बार बार लो। तो एक डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि अब तुम डांस नहीं कर पाओगी। वही मेरे एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन आ गया, तुम डांस नहीं कर पाओगी अब, ये वो, इसकी कोई मेडिकेशन नहीं होती है, उन्होंने डरा दिया। फिर दूसरे डॉक्टर को देखा, उन्होंने भी कहा इसकी कोई मेडिकेशन होती ही नहीं है कि कुछ कर सको इसमें। तो वो दिसंबर अटेम्प्ट जो था ना मेरा, वो होप लूज होता जा रहा था कि दिसंबर अटेम्प्ट में दे ही नहीं पाऊंगी अब। फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी यही चीज की मेडिकेशन नहीं है बट हाँ हील हो सकते हो, उनने एक होप दी मुझे। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी ईडीपी थी 5 दिन बाद। अच्छा। तो सबने मना भी किया कि बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने एटलीस्ट फॉर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो बेड रेस्ट करो, ईडीपी मत जाना। और हम लोग का जो आईसीएससी चैप्टर ऑफिस है भोपाल का, वो 3rd फ्लोर पर है। तो वो क्लाइंब करना स्टेयर्स 3 फ्लोर तक वो डिफिकल्ट था। बट मैंने कहा नहीं, मैं ईडीपी जाऊंगी। ईडीपी में 5 डेज ऐसा था कि मुझे अपनी खुद की हार्ट बीट सुनाई देती थी। जब मैं सेशन सुनती थी मुझे अपनी ज्यादा हार्ट बीट सुनाई देती थी बैठे बैठे। बट थोड़ा वो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड हैज अ हीलिंग पावर। अपने सबकॉन्शियस माइंड से मतलब वहाँ एकदम ऐसे प्रिटेंड किया आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्दी, वो प्रिटेंड से 6वें दिन ही मैं हील होना शुरू हो गई थी। 7वें दिन आई डांस, जहाँ डॉक्टर ने कह दिया तुम डांस नहीं कर सकती बहुत अब। बढ़िया। तो दिस इज हाउ आई हील। बट वो जो था कि 1-2 महीने लग गए उसको हील होने में, मेरा दिसंबर अटेम्प्ट छूट गया था उस चीज में। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं पास हो पाऊंगी, इसलिए मैंने दिसंबर अटेम्प्ट स्किप कर दिया। आप लोग के मैसेजेस भी आए थे ट्वेंटी बिल्कुल। फिफ्थ फेब को कि व्हाट अबाउट योर रिजल्ट, नहीं, नहीं दिया सर। फिर मैंने जैन से शुरू की अपनी जर्नी। बट वो एक फ्रस्ट्रेशन था, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन था कि आप दिसंबर अटेम्प्ट आपने टारगेट किया था। एक माइंडसेट बना लेते हैं अपन सब कि दिसंबर अटेम्प्ट टारगेट किया था, निकल जाता, रैंक भी आने की उम्मीद थी। बट वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा फिर जैन से, और सब लोग बोलने लगे कि नहीं दिया, नहीं दिया। तो जैन से वो मेंटल ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, पेशेंस लूज करना शुरू कर दिया। अच्छा। और इवन मैंने ही नहीं, मेरे साथ के जो बच्चे दे रहे थे, मतलब मेरे जो ग्रुप में थे, दे ऑल वर लाइक इस बार नहीं हो पा रहा क्योंकि वो होप जा रही है, वो पेशेंस जा रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे उस तरीके से जो अपन ने जिस डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अपन ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, वो प्रोफेशनल में रहा ही नहीं है। फिर भी आई कंटिन्यूड, बहुत सारे इवेंट्स हुए पर्सनल लाइफ में, फैमिली इश्यूज हुए, उसमें मुझे जून भी डिफिकल्ट लगने लगा था। बट आई अच्छा। एम लाइक नहीं, जून तो देना ही है। असल में क्या हुआ था कि 29 मई को मेरा बर्थडे था एंड 1 जून से पेपर थे। 29 से मैं 1 जून तक 2 जून तक सोई ही नहीं थी, बिल्कुल भी 1 घंटे भी ओके। नहीं सोई थी। तो 2 जून को 2 पेपर जब हो गए थे तो 3rd पेपर में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग था। वो सब्जेक्ट पे मेरा इतना अच्छा ग्रिप था, इफ समवन वुड हैव आस्क कि ये चीज कहाँ लिखी है तो मैं वो भी बता देती उस इंसान को कहाँ लिखी है। बट जब मैं घर आके बुक उठाई तो वो सीएफएल भी मुझे फिजिक्स के कोई वो फॉर्मूलेज लग रहे थे कि कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा, इट वाज टोटली ब्लैंक। कोई भी टॉपिक उठा रही, समझ नहीं आ रहा कि कभी जिंदगी में उसको देखा भी है, कभी उससे मैं पढ़ा भी है कभी उसको। अच्छा। तो दिन के 3 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक मैं रोती रही। मैं सोई नहीं, मैं रोती रही कि मुझे नहीं समझ आ रहा, आई एम क्विटिंग सीएस, नॉट इवन एग्जामिनेशन, आई एम क्विटिंग सीएस। अच्छा। क्योंकि अगर ये कंडीशन है तो मैं आगे के पेपर भी नहीं दे पाऊंगी और एक गिल्ट रह जाएगा, तो आई एम क्विटिंग सीएस, मुझसे होगा ही नहीं। मैं सुबह के 7 बजे तक मेरा डिसाइड हो गया था कि छोड़ देते सीएस। बट एक चीज फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा अगर तुम मैं पूरी रात बोलते आई हो कि तुम्हारा ग्रिप था इस सब्जेक्ट पे, तो गो एंड गिव अ पेपर एटलीस्ट, कुछ भी लिख के आना, अटेम्प्ट करके आना, जितना बने उतना करके आना। एंड जब मैं गई, मुझसे मैंने पेपर अटेम्प्ट किया ऑफ 80 मार्क्स, 20 मार्क्स करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर था और बहुत ज्यादा रोई थी पूरी रात, तो सर दर्द वगैरह। 20 मार्क्स का आई स्किप्ड, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट एग्जामिशन इन दैट सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया यार। सो बहुत बढ़िया। ये सो ये एक्सपेक्ट कर, उस पेपर के बाद फिर जो आगे के 6 पेपर थे मैंने इसी डर में दिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो। सेम कंडीशन मेरी सीआरआई के पेपर में भी होना शुरू हो गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट फिर मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया, मम्मी तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की, स्टिल शी टॉट मी। मेरे दोस्तों ने आके मुझे पढ़ाया घर में कि बेटा पेपर दे के तो आओ, हम पढ़ा रहे। सो इस बहुत। बार रिजल्ट का ये था कि पास होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अच्छा। कि अगर मैं हो जाऊं ना, मेरे एक ही था कि बस इतना करके आऊं कि मैं पास हो जाऊं। सो दैट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। बहुत बढ़िया, मतलब हेड्स ऑफ है आपको कि मतलब इतनी सिचुएशन के बाद भी ना, मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चा पास होने की भी नहीं सोचता। मतलब आपने ऑल इंडिया रैंक लिया और सिंगल डिजिट रैंक, और आपने फोन पे भी कहा था इस बार सिर्फ 10 रैंक आए हैं।
यस मतलब सर। सिर्फ 10 रैंक निकाले इंस्टीट्यूट ने और ऑल इंडिया रैंक 3 लेना, ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको देखने में या सुनने में आसान लगता होगा, बट जिसकी लाइफ में स्ट्रगल इतना रहा हो और इतनी मेहनत के बाद इस अचीवमेंट को लेना, मेरे लिए तो यार वाकई सैल्यूट है बच्चे को। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया मान्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड बस ऐसे आगे बढ़ते रहो लाइफ में। मैं तो चाहता हूं कि आपको वो मुकाम मिले ना जो आपने सोचा है, उससे भी बहुत आगे जाओ आप। थैंक यू बस सर। ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो मैं वन बाय वन लेना चाहता हूँ। अच्छा, टोटल मार्क्स आपके कितने थे तीनों ग्रुप में? तीनों ग्रुप में टोटल 532। 532, आई थिंक कितने परसेंट बन गया? सर कैलकुलेट नहीं किया मैं अभी। कैलकुलेट करता हूँ। 532 और 7 पेपर है ना प्रोफेशनल में, नहीं 9, 9 9। डिवाइड बाय 900 तो 59% अप्रोक्सीमेट। 59 पे यस। आप चेक कर लो, रैंक थर्ड आ रहा है। मतलब मैं तो आपको भी कहता रहता हूँ 80-90% वाले बच्चे भी यहाँ पे बैठते हैं, तो आप समझ लो कि 59% पे ऑल इंडिया रैंक 3 आ रहा है, तो बच्चों के 59% भी नहीं आ पा रहे। सर बहुत बट रैंक डिफिकल्ट 3 ऐसे है। नहीं आ रहा, डेडिकेशन देखो बच्चे की। सर मैं कह रहा हूँ अगर उस सिचुएशन में हम लोग होते ना तो शायद हम छोड़ भी चुके होते। जो लाइफ में स्ट्रगल रहा है, मतलब लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही हैं। उधर से शुगर की प्रॉब्लम चल रही है बच्चे को, मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपको लोग ताने मारना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपका रैंक आया हो, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इसका अगली बार भी रैंक आना चाहिए। और फिर लोग आपको बोलते रहते हैं, तो वो ना कई चीजें इकट्ठी होके ना, कहते हैं ना, एक अंदर फटने वाली हालात हो जाते हैं। तो बस ये तो कहते हैं कि आप हार्ड वर्क करते रहो, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाके रखो, तो आपके सामने रिजल्ट आज आपका है ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया मान्या। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है मैं वन बाय वन पूछूंगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का यह है कि जैसे अब लास्ट के, आज हमारा अगस्त खत्म होने वाला है, हम्म। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बचे हैं। तो क्वेश्चन मेनली ये आ रहा है कि लास्ट के 3 महीने को हमें कैसे प्लान करना चाहिए कि ताकि हमारा रैंक आ सके या बोथ ग्रुप हमारे निकल सके। तो सबसे पहले अब तक रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए बच्चे का। और 3 रिवीजन तो हो ही जाने चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। मल्टीपल रिवीजन्स हो तो एक बार बेटर है। दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? सर रिवीजन अब तक शुरू हो जाना चाहिए। और ये नहीं रिवीजन कि शुरू कोर्स। ये देखो इनके अभी बैचेस चल रहे हैं। चलो वो सर तो तो कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो बैचेस चल भी रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि अगर बैच चल रहा है, बैच के साथ हम टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं? सर जैसे कि सुबह उठते हैं, क्लास अगर आपकी 7 बजे से है, तो आप 5 बजे उठिए, 1 घंटे वो रिवीजन हो जाएगा। ये नहीं होता है कि आप 3 महीने पहले ही रिवीजन करेंगे। आप साथ में करना चाहिए आपको रिवीजन। जैसे कि कोई फैकल्टी पढ़ा रहे, एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया उसने, मतलब एक चैप्टर पढ़ा दिया उसने, उसका रिवीजन करिए। फिर अगले हफ्ते भी उसी चीज का रिवीजन कीजिए, और जो एक्स्ट्रा पढ़ा है उन्होंने उसका रिवीजन कीजिए। तो इससे क्या होता है, लास्ट में प्रेशर नहीं क्रिएट होता। 3 महीने जो मिलते हैं आपको लास्ट लास्ट में, जब सिलेबस खत्म हो जाते हैं, 2 महीने मिलते हैं, उसमें आपके ऑलरेडी 2-3 रिवीजन होके रख चुके होते हैं एक एक चैप्टर्स के। तो फिर आपको साथ में रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है कि आप पूरा पूरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो होता है ना कि साइक्लिक रिवीजन कहते हैं जिसको, मतलब साथ में जो करते हो आप, चैप्टर निपटाते जा रहे हो, उसका रिवाइज करते जा रहे हो। क्योंकि अगर आप आगे रखोगे उसको चैप्टर को, कि वो फिर ऐसा लगेगा कि कभी पढ़ा ही नहीं था, वो वापस से आपको शुरू करना पड़ेगा कि फैकल्टी ने क्या पढ़ाया था, अपन ने क्या पढ़ा था। तो बिल्कुल। इसलिए इसको ग्रिप में रखना बहुत जरूरी है, जब आप 2 ग्रुप दे रहे हो या 3 ग्रुप दे रहे अच्छा, हो। आपको क्या लगता है कि एग्जाम निकालने के लिए मतलब कितनी रिवीजन कम से कम चाहिए, कि हमें इतनी रिवीजन तो करनी ही है? मिनिमम 3। मिनिमम मिनिमम 3। 3। 3, मतलब कम से कम 3 रिवीजन तो जरूरी है। जो मैंने आपको भी क्लास में कई बार कहा है कि बिना 3 रिवीजन के मेरे को लगता है आप एग्जाम नहीं दे सकते। यस तो सर। 3 रिवीजन तो हमें प्लान करनी है। चलो, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, जो बच्चों के काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे इस बार ना कंपनी लॉ के अंदर रिजल्ट बहुत कम आया। हम्म। आपको ही पता है परसेंटेज बहुत कम है। यस सर। मैं तो पहली बात कहता हूँ, इतने कम परसेंटेज में रैंक लेके आना, ये तो दोबारा से आपको सैल्यूट है। थैंक यू क्योंकि सर। परसेंटेज बहुत इस बार कम निकाली है इंस्टीट्यूट ने, बट उसके अंदर रैंक लेके आना है बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इस बार ना कंपनी लॉ के अंदर बच्चों का बहुत कम रिजल्ट आया। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम पेपर में किस तरह से प्रेजेंटेशन करें, मतलब हमारी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए या पॉइंट्स होने चाहिए या सेक्शंस हमें लिखने जरूरी है या नहीं लिखने हैं, तो किस तरह से प्रेजेंटेशन करें? सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं इधर कंपनीज लॉ में। जैसे कि मेरे एग्जीक्यूटिव में, कंपनी लॉ में आई थिंक 75 अबव कुछ थे मार्क्स। तो उसमें जैसे कि मैंने अटेम्प्ट किया था जो, कितने मार्क्स थे आपके सीएल में? 75 अबव थे आई थिंक सो। बहुत बढ़िया। तो 75 अबव लोगों के 29 नंबर आए हैं इस बार। 29, इस बार तो 29 इंस्टीट्यूट ने ऐसे दिए हैं जैसे नर्वस 99।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना 75 किस तरह से आए हैं अब वो बताने जा रहे हैं। ये ना पॉइंट्स नोट करने वाले होते हैं ताकि आपके एग्जाम नंबर में अच्छे आए। ठीक है जी, बताओ जी। सर सबसे पहले जो मैंने जिस तरीके से पढ़ा था, मैंने बेयर एक्ट से पढ़ा था डायरेक्टली, और मैंने सेल्फ किया था कंपनीज लॉ। तो बेयर एक्ट से क्या होता है कि सेक्शंस। आपने कोचिंग भी नहीं ली कोई? नो सर, क्या बात है, कंपनी लॉ सेल्फ किया था। बहुत बढ़िया। तो सर उसमें सेक्शंस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट सेक्शंस बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ भी लिखाते हैं। वहीं उनका अगर कंटेंट भी सही होता तो काट देते। आपको इतने अच्छे से सेक्शंस याद करने हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बनाएं और चिपका दें और रोज देखें और खुद से बोले फिर चेक करें। तो इसमें याद भी हो जाते हैं सेक्शंस, कोई बड़ी बात नहीं होती कि 200-300 आराम से याद हो जाते हैं, किसी भी बच्चे के हो जाएंगे अगर वो रोज देखेगा तो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें प्रेजेंटेशन क्या होती है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो उसमें भी आपको सेक्शन से ही शुरू करना है, प्रोविजन करके, और फिर उसके बाद डायरेक्टली जो आंसर होगा वो पॉइंट वाइज लिखना है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट अगर आजकल आईसीएसआई जो है वो लॉ मतलब केस लॉस पे डील कर रही है ज्यादातर, कि केस स्टडीज ज्यादा बेस आ रहे हैं, तो उसमें पहले प्रोविजन, तो प्रोविजन में भी आपको सेक्शन से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर सेक्शन नहीं याद आ रहा तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर करके, फिर उसके बाद एनालिसिस की वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, एंड देन कंक्लूजन। तो इसी वे में मैंने अटेम्प्ट किया था। और इसमें क्या होता है कि कंपनीज लॉ में क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे भी आती थी परेशानी। तो व्हाट आई डिड वाज गाइडलाइंस आंसर जो होते हैं, तो गाइडलाइंस क्वेश्चन भी रहते हैं और आंसर्स भी रहते हैं उसके नीचे। तो मैंने बहुत सारे मल्टीपल पेपर सॉल्व किए थे, मतलब वो 5 अटेम्प्ट के तो जो पहले के थे न्यू सिलेबस में समझ वो के तो सॉल्व किए गाइडलाइंस थे। आंसर जो इंस्टीट्यूट के आते हैं, तो वो गाइडलाइंस आंसर को आप डाउनलोड करके रखो। वो कह रहे पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सोल्व किए थे। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा आप देखो कि रैंक किस तरह से बन सकता है। रैंक नहीं तो अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। और सर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऑल इंडिया रैंक 1 एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में 3, तो सिंपल सी बात है कोई किस्मत तो नहीं है। और सिचुएशन आपके सामने है बच्चे की। ठीक है ना, तो ये बातें ना दिमाग में रखने की होती है कि अगर हमारा रैंक नहीं अच्छे नंबर का टारगेट है तो भी हमें कैसे लेने हैं। जी मान्या, कंटिन्यू। तो सर गाइडलाइंस आंसर में भी ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर देख लिया। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आप एक पेपर रखिए साइड में, या फिर आप जिसमें भी पढ़ते हो वो रखिए साइड में। और जैसे कि क्वेश्चन आपने केस लॉ पढ़ लिया, उसके बाद लिखिए कि आप वो कौन से चैप्टर से है, क्या टॉपिक है, और क्या इसमें आंसर होना चाहिए। बस आपको इतना लिखना है, 3 वर्ड्स। उसके बाद आप आंसर चेक कर लीजिए, आपने सोचा था वही आंसर है कि नहीं। इसमें केस लॉ सॉल्व करने में मतलब इजी पड़ता है। मुझे भी बहुत डिफिकल्टी थी, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आते थे कंपनीज एक्ट के, कंपनीज लॉ के। सो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए। पहले तो गलतियां बहुत हुई, फिर उसके बाद समझ में आने लगे कि वो कहाँ से टारगेट कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, कीवर्ड्स क्या एक्चुअली पिक करने हैं। तो इससे क्लैरिटी आ जाती है बहुत बढ़िया, और वेरी बढ़िया, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी बढ़िया। होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ से निकल रहा है मेरा क्वेश्चन, जो बच्चों को बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, हम्म। तो उस 5 नंबर में हमें कितना लिखना है। मतलब कई बार ना बच्चे को वो समझ में नहीं आता। तो आप वो बताओ कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, या हम्म। 7 नंबर का है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? सर कोई भी लेंथ नहीं होती। अगर आप अगेन गाइडलाइंस आंसर उठा के देखेंगे तो हम लोग के जैसे सीएस प्रोफेशनल में कुछ क्वेश्चंस आते थे 10-10 मार्क के, बट उनको लिखना रहता था 4-4 मार्क का, अगर मार्क्स वाइज जाओ तो। और कुछ आते थे 4 मार्क के, तो उसमें लिखना था 10 मार्क के बराबर। तो बिल्कुल। कितना कंटेंट आईसीएसआई ने प्रोवाइड किया, वो कितना वो चाहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। वो गाइडलाइन आंसर से ही समझ आएगा आपको। पहले मेरा भी ये था कि एग्जीक्यूटिव जब फर्स्ट टाइम दे मतलब एग्जीक्यूटिव दे रही थी, तो 5 मार्क के लिए 2 पेज भरने, 3 मार्क के लिए 1 पेज भरना, पर नहीं होता ऐसा। जब मैंने सॉल्व किया, गाइडलाइंस आंसर सॉल्व किया, तब पता चला कि 5 मार्क में भी 2 लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं आंसर, और उसमें भी फुल मार्क्स मतलब मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो मेन पॉइंट एक निकल के आ रहा है, गाइडलाइंस आंसर को बेस बना लो। उससे पता लगेगा कि 5 नंबर में कितना लिख के आना है। मतलब ये नहीं है कि फट्टे मार के आ जाओ कि भैया 5 नंबर में 2 पेज तो मैं भर के ही आऊंगी, और आंसर खत्म हो रहा है 4 लाइन में, तो वो 4 लाइन के भी 5 नंबर मिलेंगे। आप समझ पा रहे हो? तो मतलब पेज भरने से नंबर नहीं मिल रहे, कंटेंट लिखने से नंबर मिल रहे हैं, कि अगर सही कंटेंट लिखोगे तो आपके सामने नंबर भी है और रैंक भी बच्चे का है। ठीक है जी। अच्छा, एक और, एक बच्चा कहता है सर कोई तो दवाई होगी है जो मान्या डेली खाती होगी, सुबह उठ के, शाम को, दोपहर को, कोई तो रोटी अलग आटे की बनती होगी। तो कोई ऐसी डाइट प्लान था आपको, मतलब कोई दवाई वाई मार्केट में मिलती है? रैंक लाने के लिए तो नहीं मिलती सर। और पास अच्छा, होने के लिए रैंक भी लाने अभी के लिए नहीं दवाई मिल कोई भी नहीं रही। है, या है मेहनत? हाँ, मेहनत। मेहनत तो है। अच्छा, उसके अलावा मेहनत और वैसे और क्या शिद्दत चीजें और ध्यान जिद में होनी रखनी चाहिए? चाहिए एक। जी।
एक जिद होनी चाहिए कि निकालना ही है यार, हो गया, अब जितना करना था कर लिया, अब तो निकालना ही है। जिद होनी चाहिए नालायकों। आपके अंदर भी वो जील नहीं आ रही, जिद वो कह रही है, जिद होनी चाहिए कि मुझे अब निकालना ही है, बहुत हो गया अब। ठीक है, जिस दिन ये जिद आपके अंदर आ गई ना, आप देख लेना आपके एग्जाम पास हो जाएंगे। अच्छा, और कुछ स्पेशल पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं अगर हमें एग्जाम निकालने हैं? ये कि 1 महीने पहले आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको जो भी करना है 1 महीने पहले तक ही करके रखना है। 1 महीने में कोई भी कंटीजेंसी हो सकती है आपकी लाइफ में, या फिर नहीं भी हो तो 1 महीने वो आपका प्रेशर में इतना आ जाओगे कि पेपर आने वाले हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। 1 महीने वो आपके पेपर सॉल्विंग, आंसर्स कैसे लिखने हैं और रिवीजन, इस सब में ही जाना चाहिए, कुछ नया नहीं उठाना चाहिए। 1 महीने पहले तक आप पूरा पैकअप कर दो। कंसिस्टेंसी रखो, ये मत सोचो कि लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो वो कल वाली चीज़ नहीं डालनी है, जो करना है आज ही करना है, जो भी है आज ही है। क्योंकि कल सही में किसी ने नहीं देखा है। एंड मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जैसे कि एक गलती ये मैंने भी की थी कि ये मैं कल देख लूँगी, ये मैं कल देख लूँगी, और वो एग्ज़ाम तक कल आया ही नहीं कभी, बहुत सारी चीज़ों में। तो वो कल देखना ही नहीं है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि अपने आप को सिचुएशन में डालना। बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम्स में घबरा जाते हैं क्योंकि वो सिचुएशन पहली बार फेस कर रहे होते हैं। उसमें क्या करना है कि आप जो गाइडलाइंस आंसर है या फिर आप उसका सॉल्व करो, या फिर कोई भी फैकल्टी अगर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा रही है, तो अपने आप को पहले उस सिचुएशन में डालो। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है अभी। टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि 5 मिनट में एक आंसर लिखना है, तो उसको आप खुद को टारगेट दो कि आपको उसको 3 मिनट में, 4 मिनट में निपटाना है करके। वो एग्ज़ाम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बढ़िया। बहुत लेंथी पेपर बन रहे हैं। एंड एक चीज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ प्रेज़ेंस, एग्ज़ाम्स लिखते वक़्त प्रेज़ेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि आईसीएसई आजकल प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी, जैसे कि प्रोफ़ेशनल में एक पेपर बना था 100 मार्क्स का आउट ऑफ द सिलेबस। वहाँ हम लोग 15 मिनट्स तक एक-दूसरे से पूछ रहे थे कि कोड सही है कि नहीं है, कि हमारी पेपर है कि नहीं है। तो वैसे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए घबराना नहीं है, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। सब कुछ आपने कभी न कभी तो पढ़ा ही होगा। जो पढ़ा है 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओ। बिल्कुल। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो सही जाएगा आपका। बिल्कुल। इतने तो हो नहीं, अगर आप एग्जीक्यूटिव तक पहुँचे हो या प्रोफेशनल तक पहुँचे हो, तो कुछ मेहनत करके ही पहुँचे हो। तो कुछ भी लिख के आओ, मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड है, एंड अटेम्प्ट करके आओ पर 100 मार्क्स का, घबराना नहीं है। एक बात मेरे भाई ने मुझे बोली थी एग्जीक्यूटिव में, कि अगर पेपर डिफिकल्ट आया है, तो अपने आस-पास देख लेना सब बच्चों का चेहरा, क्योंकि सबके लिए डिफिकल्ट आया है, बिल्कुल सही और बात फिर है। लिखना शुरू करना। और बिल्कुल। ईज़ी आया है तो फिर सभी के लिए ईज़ी आया है, और डिफिकल्ट आया तो ज़्यादा खुश होना क्योंकि सभी के लिए आया है। बहुत बढ़िया। सो वेरी गुड, बहुत ये चीज़ बढ़िया। मैंने प्रोफेशनल में भी अप्लाई की और मैंने एग्जीक्यूटिव में भी अप्लाई की थी ये चीज़। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब इस पॉइंट से करेक्ट से निकल के आ रहा है कि पेपर मुश्किल भी अगर आ रहा है ना, तो आपने अटेम्प्ट जरूर करके आना है। उस प्रोविजन से रिलेटेड कुछ भी दिमाग में आ रहा है लिख के आओ। भी वो मुश्किल आपके लिए नहीं है, वो 100 बच्चे उस रूम में, सबके लिए मुश्किल है। और जो उसमें कर जाएगा वो क्लियर है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर। कई बच्चे उसमें हिम्मत छोड़ देते हैं कि सर पेपर बाहर से आ गया, सबके लिए बाहर से आ गया, आपके लिए बाहर से नहीं आया। और उस सिचुएशन में आप कुछ भी लिखाओगे उस प्रोविजन से जुड़ा हुआ, आपको 100% नंबर देगा। इस पर मेरे ख्याल से प्रोफेशनल में एक पेपर था एमसीएस का, मानने में अगर सही कह यस रहा हूँ। सर, मतलब यस सर। एमसीएस के पेपर के बच्चे पता है कैसे पेपर कहां से आ गए, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। पर जो जो बच्चे लिख के आए हैं 70 मार्क्स भी हैं। तो सर इंस्टीट्यूट नंबर देता है। अगर पेपर मुश्किल है उसको भी पता, उसको रिजल्ट निकालना है, आप अगर उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओगे वो नंबर देगा आपको जरूर। अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खाली शीट पकड़ा के आ रहे हो फिर कह रहे हो कि नंबर नहीं आ रहे, तो वो चीज गलत है। तो आसान है वो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है। मुश्किल है तो खुश भी हो सकते हो, बिल्कुल बच्चे ने सही बोला कि हाँ अब मैं जो लिख के आऊंगा मुझे उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अगर आसान है तो इसमें खुशी की बात नहीं है, सबके लिए आसान है। फिर कंपटीशन बढ़ गया, क्यों? बेस्ट प्रेजेंटेशन दोगे तब नंबर मिलेंगे, तो सबके अच्छे हो रहे हैं। ये बात ध्यान देना। मतलब दोनों में सिचुएशन में आपको माइंड बिल्कुल कूल रखना है और अपना बेस्ट देके आना है। माने एक क्वेश्चन और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब किस तरह से उस दिन को हम प्लान करें जो हमें इतना कम टाइम मिलता है। ऑब्वियस सी बात है हम पूरी रिवीजन वो नहीं कर सकते जो हमने पहले की थी। हुँ। तो एक दिन पहले क्या प्लान हो बच्चों का कि पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, या कौन से पॉइंट वो लास्ट दिन में रिवाइज करें?
एक दिन पहले सर टू बी ऑनेस्ट पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर भी एक कॉन्फिडेंस के लिए देख के जाना चाहिए सब कुछ, पेज पलटा के देखो। एंड जब आप फाइनल रिवीजन करो, जैसे कि मिनिमम 3 बोला, मैक्सिमम लोग का 4-5 भी होता है, मेरा एग्जीक्यूटिव में 5 हुआ था। तो जब आप 5th या 6th रिवीजन कर रहे हो, उसमें आप टिक मार्क लगा दो कि ये पॉइंट तो आपको देख के ही जाना है 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। पढ़ नहीं पाओगे कुछ भी, बस देख ही पाओगे, और वो देखना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम लिखने के लिए, कि हाँ कम से कम देखा है, भूल नहीं रहे करके। बट ये बोलना कि आप पढ़ लोगे, तो ये चीज बिल्कुल माइंड में मत रखना कि एक दिन पहले ही हो जाएगा। एक दिन पहले नहीं होगा, ये माइंडसेट पहले से बना के रखना कि एक दिन पहले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस देख के जाएंगे। तो जो फाइनल रिवीजन है वही सब कुछ है आपके लिए। तो ये पॉइंट नोट करना, वो कह रहे एक दिन पहले कुछ नहीं होगा। एक दिन पहले सिर्फ आपको देख सकते हो और वही देख के जाना जो आपने पहले मार्क किया होगा कि ये मेरे से पहले नहीं हुआ था। और आपको मैं हमेशा क्लास में भी कहता आ रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वहां डांगर का निशान, डेंजर का निशान, कुछ ना कुछ बना लो। और बच्चे कहते हैं मजाक, बट उसका पता नहीं आपको, जब एक दिन पहले पढ़ोगे ना, वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में आ जाएंगे कि यहाँ मेरे को दिक्कत थी, मुझे उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात बच्चे ने बोली है। मेरे साथ भी ऐसा था कि एक दिन पहले एग्जाम से कुछ होता ही नहीं है क्योंकि इतनी टेंशन होती है। अब बच्चा बोले सर एक दिन में डीटी कैसे करूं, आईडीटी कैसे करूं, नहीं हो पाएगा। वही हो पाएगा जो आपने पहले कुछ ना कुछ मार्क किया होगा, या सारे पॉइंट्स आप सिर्फ देख सकते हो। अगर आपको मैं रिवीजन अच्छे से कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। जो आपने पहले की है वही रिवीजन काम आएगी, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, मानिए एक लाइव में एक बच्चे का डाउट है, देन फिर इसको पैक करते हैं। डाउट एक बच्चे का ये आ रहा है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चों को ना ये दिक्कत आती है कि सर जैसे मैंने क्लास में नोट्स बनवा दिए तो आपके नोट्स बन गए, हम्म। कई बार मैंने क्रक्स लिखवा दिए, बच्चों के क्रक्स बन गए। अब जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, या तो वो, या जो बुक से पढ़ रहा है, वो चाहता है मेरे पास एक नोट्स होने चाहिए। तो नोट्स बनाते हुए वो किस तरह से उसको काम करे। नोट्स में एक मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, मैंने बहुत लोग के नोट्स चेक भी किए हैं जैसे कि, तो मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, जो बुक में लिखा है एज इट इज छाप देते हैं नोट्स में, तो वो नोट्स नहीं है। आपको कीवर्ड्स जो होते हैं, जो आईसीएसई को कीवर्ड्स ही चाहिए। वो जो पेपर चेक हो रहा है कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं होता, वर्टिकली पेपर चेक होता है, कीवर्ड्स बहुत चेक ध्यान होते सुनना ये, हैं। तो तो उन्होंने क्या बोला, कीवर्ड्स लिख, हॉरिजॉन्टल पेपर चेक नहीं होता, वो वर्टिकल की पॉइंट्स। ये बहुत बड़ी बात बोली है बच्चे ने, जो बच्चा मिस करता है। बच्चा पैराग्राफ है, पैराग्राफ लिख के आ रहा है, की पॉइंट्स उसको हाईलाइट ही नहीं है, तो बच्चे को नंबर नहीं मिल रहे। ये बहुत स्पेशल पॉइंट बोला है कि पेपर इस तरह से चेक होता है, तो की पॉइंट्स आपके उसको अलग से दिखने चाहिए उस लाइन के। ये बात ध्यान दो जी। तो जब नोट्स बना रहे हो तो रिवीजन भी आप उसी नोट से करोगे, तो वो कीवर्ड्स मेन आपके नोट्स में होने चाहिए। मतलब मैंने 20-20 पेज के चैप्टर 3-3 पेज में भी समराइज किए हैं, तो वो बस कीवर्ड्स मेन रहता है, उसी को रिवाइज करते रहो रिपीटेड मोड पे, तो एग्जाम में पूरे अच्छे तरीके से याद आ जाता है कि आपको किस आंसर में क्या लिखना है। टॉपिक पता होना चाहिए, फिर कीवर्ड्स अपने आप ऐसे, एक पिक्टोरियल मेमोरी होती है कहते हैं। तो अपने नोट्स उस वे से बनाओ कि आपको याद रहे कि ये वाला वर्ड यहाँ लिखा हुआ था, तो वो क्लिक हो जाए, पिक्चर क्लिक हो जाए कि हाँ इस पेज पे ऐसा लिखा हुआ था, तो वो बहुत काम आती है। अच्छा, अब कई नालायक बच्चे कह रहे हैं कि ये कीवर्ड्स कैसे पता लगते हैं। कीवर्ड्स खुद निकालने पड़ते हैं वो तो। नहीं मतलब कुछ ऐसा होता है कि इस लाइन का ये कीवर्ड सही है, पता लग जाता है देखने से। सर पता लग जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन आया पर्टिकुलरली, उसमें वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो अलग से समझ आ जाता है। और उस कीवर्ड को ये नहीं कि आप नोट्स में हाईलाइट करो, आपको एग्जाम में भी हाईलाइट करके आना है, आपको दिखाना है एग्जामिनर को मैंने लिखा है। ये बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करके आने आपने, अंडरलाइन, ऐसे रैंक नहीं आता। आप समझ पा रहे हो। बच्चे कह रहे हैं, हमें तो लग रहा है हम तो पास मेरी होने जाए, बस रैंक वैंक दूर की बात है। ये पास होने के लिए भी जरूरी है। आपको बार बार कह रहा हूँ सर, ये पास होने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, जो आपका रिजल्ट चेंज करेंगे। ठीक है जी, मान्य कुछ शक। ये जो राइटिंग वाली होता है कि कीवर्ड्स हाईलाइट करना, मेरी इतनी प्रैक्टिस पड़ चुकी है, मैं नॉर्मली कुछ भी लिखती हूँ ना, मार्क करना शुरू कर देती हूँ। तो मेरा ये था कि रेगुलरली आप ऐसे अंडरलाइन कर दो, वो कर दो, तो ये चीज जो आएगी ना राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगी बच्चों को, कि मार्क बढ़िया, करना बहुत है। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अब अपना मैंने टेक्स्ट कैसा पढ़ाया था। सर बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ाया था। अच्छा सर सुनो, एग्जाम्शन आई है टेक्स्ट में। कितने नंबर आए हैं। सर एग्जाम्शन आई है, मार्क्स याद नहीं अच्छा है। एग्जामिनेशन आई है ना, बस फिर हाँ। अच्छी बात है। अरे सुनो ध्यान से, एक बच्चे का लास्ट डाउट ले लेता हूँ। कि बच्चा कह रहा है सर थ्योरी समझ में आ गई, आपने डिटेल में पूछ लिया, प्रैक्टिकल पेपर जो होते हैं, जैसे मान लो टैक्स है, कोस्ट है, एफएम अकाउंट्स है, वो हम्म। एमसीक्यूज हैं, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो उसको किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं।
उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक होता है कांसेप्ट क्लैरिटी। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आया तो कांसेप्ट के ऊपर पूछेंगे, आउट ऑफ द कांसेप्ट नहीं पूछने वाले। और दूसरा होता है कि आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। जितने आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दो चीजें हमें ध्यान में देके चलनी है, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और दूसरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि जितने मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस हमारा अपने आप बिल्डअप होगा कि हमें क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन दिमाग में बचाओ? अच्छा, इसका इलाज मैं बता रहा हूँ। इसके लिए मान्या के पास नहीं जाएंगे, 7 बादाम खाने हैं सुबह उठ के, नालायक। मान्या बच्चा कह रहा है कि चैप्टर पढ़ते जाते हैं, भूलते हाँ, जाते हैं, फिर पढ़ते जाते हैं, फिर भूलते हुँ। जाते हैं, फिर लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, ये तो। अब सर ये नॉर्मल सिचुएशन ही है सबकी। ये नॉर्मल सिचुएशन ही है कि एग्जाम से पहले आपको लगेगा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जैसे कि मैंने बताया मुझे तो सब्जेक्ट का नाम भी समझ नहीं आ रहा था, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग मैंने कभी पढ़ा भी था। तो इसमें वही चीज़ है कि जो आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मंडे को आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट उठा लिया, 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। फिर नेक्स्ट मंडे को भी आप जब वो 2 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और कुछ नया उठाएँगे तो वो ग्रिप आता जाएगा। ये एग्जाम के पहले लगेगा कि सब भूल चुके हो, बट जब आप एग्जाम में जाओगे, बट जो आपने रोटेशन रिवीजन करके रखा होगा वो काम आ जाएगा। आपको सब आंसर याद आएंगे जब मतलब क्वेश्चन ऐसा देंगे। कुछ नहीं है ना, मतलब हमें याद आ जाता है सब। आ जाता है अगर अगर एक आपने बात, रिवीजन ये अच्छे से बहुत करके रखा मेन है। पॉइंट है सर, ये नोर हर बच्चे को लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हो गया, बट अगर एक बार आपने पहले रिवीजन अच्छे से किए ना, जैसे वो क्वेश्चन, एक बात मेरे को बताओ, आज हम 20 दिन के बाद भी अगर मैं कोई टॉपिक पूछता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ याद करवाने की, आपको सारा याद आ जाता है। आज में जीएसटी हमारा हो चुका है, कॉम्पोजिट स्कीम की बात करूंगा, आपको याद आ जाएगा 1.5 करोड़ की लिमिट थी, 75 50 तक, वो सिर्फ एक बार रिकॉल की बात है। वैसे लग रहा है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, बट जैसे वो सामने आएगा ना, वो तुरंत हमें याद आ जाएगा, तो वो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी। अब मैं मान्या आपको बस ये बोलूंगा, अपनी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज बच्चों को जो आप देना चाहते हो लास्ट में, कि ये करक्स है, जो मेरा रैंक आया, ये चीज फॉलो कर लो, आपको बहुत कम आएगी। एक फिलॉसफी है कि कंपटीशन एग्जाम में आप दूसरों से कंपटीशन बाद में करते हैं, आपका खुद से पहले कंपटीशन होना चाहिए। आपने कल क्या किया था, आपको उससे आज अच्छा करना है, खुद को टारगेट्स दीजिए। आप ये मत देखिए आसपास वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कर रहे होंगे, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग हैं, सब अलग वे में डील कर रहे हैं, सबकी बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, खुशियां हैं, बट सबका अलग है। तो अपने आप को कंपेयर करना उनसे कोई सेंस नहीं बनता। खुद से कंपटीशन रखो, खुद से बेटर करने की कोशिश करो कि आपने कल ये किया था, आज मैं जैसे कि कल 10 घंटे पढ़ा था तो आज 10.5 घंटे से ही पर एक्स्ट्रा पढ़ूंगा करके। तो कंपटीशन दूसरों से करके डिमोटिवेट होने से अच्छा खुद से करके मोटिवेट। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने बोला है कि कंपटीशन किससे है? दूसरों से नहीं, अपने आप से, कि कल मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूं। और मैं आपको ये बात, ये सारी बातें कोई नई नहीं है, मैंने क्लास में बोली बहुत बार है आपको, बट सुनने से आपको ये लग रहा है कि हाँ ये सही बातें मैंने बोली। ठीक है, तो इन्हीं बातों को मान लो आप। तो सिंपल सी बात है, कंपटीशन हर एक बच्चे का अपने आप से होना चाहिए, कि मैं कल कैसा था और आज कैसा हूं, मेरे साथ वाला कुछ भी कर रहा हो, वो मेरा है कौन, उसको देख। हाँ देखो बच्चा नालायक, इसको मजे में ले रहा है, कह रहे तू है कौन मेरी। अरे नालायक, मतलब समझो, भावनाओं को समझो, वो कोई ना कोई तो है, बट उसका कहने का मतलब ये है कि तुम अपने आप को देखो, दूसरा क्या कर रहा है उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपकी? ठीक है। और मान्या, चलो अब आपका तो क्वेश्चन खत्म हो गए, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जाना किसी ने नहीं है अभी, 5 मिनट और बैठो। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बस लास्ट है, कि अब ये तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे थे, एक लास्ट में बता दो, प्रोफेशनल के जो बच्चे हैं वो किस तरह से प्लान करें, तीनों ग्रुप अगर उनको लास्ट के 3 महीने में करने हैं। लास्ट के 3 महीने में करना है तो अभी तक तो मतलब कोर्स वगैरह तो उन लोगों ने निपटा ही लिया होगा अगर वो तीनों ग्रुप दे रहे हैं तो वही रिवीजन आ जाता है। मॉड्यूल बहुत अच्छे से देख के जाएं। कंसेप्ट की बहुत ज्यादा क्लैरिटी की आजकल जरूरत है बिकॉज वो प्रैक्टिकल लाइफ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के पेपर्स थे उसमें थर्ड ग्रुप के पेपर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अच्छा। ये सोच के ना जाए कि उसी चीज का लिख के आना है। इट्स लाइक अगर आप जीआरएमसी का पेपर दे रहे हो तो मतलब आप 9 सब्जेक्ट्स का पेपर दे रहे हो, आपको उसी वे में लिखना है। अच्छा। तो
वो चीज जो है कि एक माइंडसेट से जाते हैं कि अरे जीआरएमसी में बुक में कहाँ है, तो वो बुक छोड़ दो, मॉड्यूल पूरी पढ़ के जाओ, बट वहां एग्जाम लिखते वक्त ये छोड़ दो कि बस बुक से ही कन्फाइंड होना है। वहां आपको जितना भी नॉलेज है दूसरे सब्जेक्ट्स का, मतलब 3 ग्रुप जो दे रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा है जो 3 ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आजकल इंटरचेंजेबली आ रहे हैं, कुछ के किसी और सब्जेक्ट में मिले और किसी और सब्जेक्ट के किसी और सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव की नॉलेज चेक करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव का बेस भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा यही है, अटेम्प्ट करके पूरा आना है, और जितनी भी नॉलेज हो आपको दूसरे सब्जेक्ट की, ये माइंडसेट बना के नहीं जाना बट अगर टैक्सेशन का पेपर तो बस टैक्स का ही लिख के आएंगे, मे बी वो दूसरे सब्जेक्ट का डाल दे कुछ क्वेश्चन, तो वहां ये घबराना नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गए, वो आपके सिलेबस में ही है। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा सोचो कि कहाँ पूछा जा सकता है, कहाँ टच किया है उन लोग ने क्वेश्चन, और उसको अटेम्प्ट करके आओ। बहुत और बढ़िया, वेरी गुड। अमेंडमेंट्स बहुत बहुत बढ़िया। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रोफेशनल के किसी भी पेपर में दूसरे पेपर के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हाँ। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें टैक्स का क्वेश्चन क्यों आ गया या टैक्स में यस सर। सीआर क्यों पूछ लिया, तो मतलब वो पूछ सकते हैं, वो आपकी कंप्लीट नॉलेज वो टेस्ट करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ठीक है, सर। इतना अपना टाइम देने के लिए। फिर मैं आपसे भी बात करता हूँ फोन पे। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वंस अगेन। थैंक आप यू सर। सभी ने और यूट्यूब पे जो बच्चे लाइव बैठे हैं, मान्या के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है दिल से। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। सर आपके हैट्स लिए ऑफ है आपको। भी। थैंक यू सो मच। बस ऐसे मैं कहूंगा, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, आप उस मुकाम पे जाओ जो आपने सोचा भी ना हो, और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ठीक है, थैंक यू मैं कहता सर। हूं जितनी प्रॉब्लम अभी तक आ चुकी हैं, बट आने वाला टाइम सबसे बेस्ट हो आपके लिए। ठीक है, थैंक वंस यू अगेन सर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।